इन टूडेज सेशन हम डिस्कस करेंगे फ़्लो कंट्रोल, जो कि एक स्पीड मैचिंग मैकेनिज़्म है। फ़्लो कंट्रोल है एक हमारे पास डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, जिसमें वी हैव सम सेट ऑफ रूल्स जो कोऑर्डिनेट करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, कि किस रेट के साथ जो ट्रांसमीटर है वो अपना डाटा रिसीवर को भेज सके, ताकि रिसीवर जो है वो सारे डाटा को आराम से प्रोसेस भी कर सके और वहाँ पे कोई भी लॉस ऑफ डाटा भी ना हो। तो इस चीज़ को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम फ़्लो कंट्रोल का यूज़ करते हैं। सो टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, हम बोल सकते हैं कि टू इंश्योर द रिलायबल कम्युनिकेशन इन द सेंस देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर नीड्स टू एग्जिस्ट अ फ्लो कंट्रोल। किस लिए? फॉर मैनेजिंग द अमाउंट ऑफ द डाटा द सेंडर सेंड्स, कि जो सेंडर है वो कितना डाटा जो है वो सेंड कर सकता है ताकि रिसीवर उसको ईजीली हैंडल कर सके। सो जो फ्लो कंट्रोल है, इट एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ द डाटा दैट कैन बी सेंट बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट। इट टेल्स द सेंडर दैट हाउ मच द डाटा टू सेंड, कि वो कितना डाटा उसको भेजे रिसीवर को, एंड इट मेक्स द सेंडर टू वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर कंटिन्यूइंग टू सेंड मोर डाटा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास मान लो कि ये टाइमलाइन है, दिस इज़ टाइमलाइन फॉर सेंडर एंड दिस इज़ द टाइमलाइन फॉर रिसीवर। तो मान लो कि वो एक पैकेट भेजता है सेंडर, और सेंडर जो है वो उसको प्रोसेस करवा के फिर उसकी एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ये वाली एक्नॉलेजमेंट इस फ्रेम की। तो जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेता है तभी ये सेकंड पैकेट को भेज सकता है। पहले उसने फर्स्ट पैकेट को भेजा था, उसने उसको एक्नॉलेज किया कि इसका मतलब कि जो रिसीवर है उसने पैकेट 1 रिसीव कर लिया है, तो अब जो सेंडर है वो सेकंड नंबर का पैकेट भेजेगा। तो फिर वो क्या करेगा, रिसीवर सेकंड नंबर की पैकेट को एक्नॉलेज करेगा और फिर सेंडर जो है वो थर्ड नंबर की पैकेट या फ्रेम को भेजेगा। सो ये फ़्लो कंट्रोल का मतलब है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एट ए टाइम एक ही पैकेट को भेजे, ये मल्टीपल पैकेट्स भी भेज सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम स्टॉप एंड वेट की यूज़ करेंगे तो वो एट ए वन टाइम 1 पैकेट ही भेज सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमने एफिशिएंसी बढ़ानी हो तो हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो मल्टीपल फ्रेम्स जो हैं वो एट ए वन टाइम वो सेंड कर सकता है बिफोर हैविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पैकेट्स। सो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चाहे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हो चाहे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स हो, ये आती हमारे पास फ़्लो कंट्रोल के अंडर ही हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई अभी फ़्लो कंट्रोल की, कि ये जो है फ़्लो कंट्रोल, इट इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स, दीज आर द प्रोसीजर्स which is used to restrict the amount of the data that the sender can send before waiting for an acknowledgement। तो ये एक हमारे पास सेट ऑफ प्रोसीजर है जिसको यूज़ करके हम डेटा को है वो सेंडर से रिसीवर को भेज सकते हैं इन अ रिलायबल वे। सो द डेटा फ्लो जो है दैट शुड नॉट बी अलाउड टू ओवरवेल्म द रिसीवर, मतलब डेटा का जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो इतना नहीं होना चाहिए कि रिसीवर जो है उसको वो ओवरहेड हो जाए। मान लो कि जो हमारे पास सेंडर है, मान लो वो 100 Mbps की रेट से डेटा भेज रहा है, ठीक है, 100 Mbps की स्पीड से, और मान लो जो रिसीवर है वो उसकी स्पीड है 10 Mbps पर सेकेंड। तो इसका मतलब देयर इज़ वेरी मच गैप बिटवीन द स्पीड ऑफ द सेंडर एंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसमीटर। तो अगर वो इस हिसाब से अगर सेंडर डाटा भेजेगा तब जो रिसीवर है दैट विल बी ओवरवेल्म बाय द पैकेट्स। तो होगा क्या, फिर वो उतनी स्पीड से उनको प्रोसेस नहीं करना पाएगा और फिर उसके बाद जो बाकी पैकेट्स आएंगे वो पैकेट्स विल बी लॉस्ट।
तो ये प्रॉब्लम है। सो विच परफॉर्म्स ए सर्टन अमाउंट, क्योंकि उसको कुछ प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग करने के बाद ही वो उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजता है। सो वी मस्ट हैव द मैच बिटवीन द सेंडर एंड बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। सो हम बोल सकते हैं कि जो फ्लो कंट्रोल है दैट इज नीडेड टू हैव द पेस ऑफ द डेटा ट्रांसफर एट एन एक्सेप्टेबल स्पीड, मतलब जो स्पीड सेंडर और रिसीवर दोनों को एक्सेप्टेबल हो, उसी स्पीड से हमें डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर को भेजना है। हमारे पास फ्लो कंट्रोल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो टाइप्स में, वन फॉर नॉइसलेस चैनल एंड अदर फॉर नॉइजी चैनल। जो नॉइसलेस चैनल है उसमें है सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, सिंपल इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और जो नॉइज चैनल है, नॉइजी चैनल है, उसमें हमारे पास स्टॉप एंड वेट ARQ है। ये हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे ARQ के बारे में, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है, या इसको हम क्वेरी भी बोल लेते हैं। देन गो बैक एंड देन द सिलेक्टिव रिपीट। तो ये जो गो बैक एन और ये जो सिलेक्टिव रिपीट है, दे फॉल अंडर द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो ये दोनों जो है वो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंडर आती है। ये स्टॉप एंड वेट, ये मैं सिर्फ एट ए वन टाइम एक ही पैकेट या एक ही फ्रेम डेटा का ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में वी कैन हैव मल्टीपल फ्रेम्स और पैकेट्स ऑन द मूव। सो नॉइजलेस चैनल पहले होता क्या है? नॉइजलेस चैनल वो चैनल होता है जो कि आइडियल मानते हैं जिस चैनल को हम, मतलब कि जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर आर नो फ्रेम्स लॉस्ट, ना ही कोई फ्रेम डुप्लीकेट मिलेगी और ना ही कोई फ्रेम जो है वो करप्टेड मिलेगी। तो जो आइडियल चैनल है जिसमें हम ये सोचें कि देयर इज़ 100% सेफ्टी ऑफ दैट फ्रेम जो है दे विल नेवर बी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, दे वॉन्ट बी एनी डुप्लीकेशन ऑफ द पैकेट्स और द फ्रेम्स विल नॉट बी करप्टेड एट ऑल, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो ये चैनल है नॉइजी चैनल, इसमें हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि फ्रेम जो है वो रास्ते में लॉस भी हो सकता है, फ्रेम कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। हमारे पास डुप्लीकेट फ्रेम्स भी मिल सकती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जो फ्रेम है वो चाहे रिसीवर को मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है कि वो करप्टेड फ्रेम हो, मतलब उसके जो कंटेंट की डेटा इंटेग्रिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। तो हमारे पास नॉइजी चैनल होता है जिसमें हम सभी पैरामीटर्स को लेते हैं, लेकिन नॉइजलेस चैनल्स में हम सोचते हैं कि 100% सेफ फॉर द फ्रेम्स। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले थे नॉइजलेस चैनल, स्टॉप एंड वेट, ओके। तो नॉइजलेस चैनल जो है इसमें हम स्टॉप एंड वेट की जो ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं कि ये जो प्रोवाइड करता है दिस इज़ यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन। यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है कि जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा, ओके, यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन। और आफ्टर द ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम द सेंडर वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर ट्रांसमिटिंग द नेक्स्ट फ्रेम। जैसे हमने बोला कि जैसे ही उसने एक पैकेट भेजा उसके बाद वो वेट करेगा रिसीवर से कि रिसीवर उसको एक्नॉलेज करे कि उसने फ्रेम जो है वो रिसीव कर ली और प्रोसेस करके हायर लेवल्स को भेज भी दी है। तो इसके लिए वो उसको एक्नॉलेज करेगा सेंडर को कि मुझे जो आपने फ्रेम भेजी थी वो फ्रेम आई हैव रिसीव्ड। उसी के बाद एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद ही जो सेंडर है वो नेक्स्ट फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टॉप एंड वेट। मतलब ट्रांसमिट द डेटा, ट्रांसमिट द फ्रेम एक्चुअली, देन स्टॉप फॉर सम टाइम, और वो स्टॉप एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। सो आफ्टर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम स्टॉप योर ट्रांसमिशन एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर बिफोर यू सेंड द नेक्स्ट फ्रेम और नेक्स्ट पैकेट। तो सेंडर साइड क्या करता है? जो सेंडर है वो वन डाटा पैकेट एट अ वन टाइम भेजता है, ओनली वन पैकेट, और वो अगला जो पैकेट है वो तभी भेजता है अगर जो प्रीवियस पैकेट उसने भेजा है अगर वो उसकी एक्नॉलेजमेंट को ले ले। मतलब जब तक वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करेगा सेंडर, वो अगला पैकेट जो है वो नहीं भेजेगा। रिसीवर क्या करता है इस एंड पे?
वो पैकेट या फ्रेम को रिसीव करता है एंड कंज्यूम द डाटा पैकेट, मतलब उसके अंदर प्रोसेसिंग भी कुछ होती है, फिर वो आगे अपने हायर लेवल्स को भी ट्रांसफ़र करता है, और ये सब करने के बाद वो उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को, ताकि जो सेंडर है वो नेक्स्ट फ्रेम जो है वो भेज सके। तो ये उसका फ्लो का डायग्राम है कि ये हमारे पास सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने एक फ्रेम भेजी सेंडर ने रिसीवर को, और फिर उसने उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की, और फिर उसने इसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी, मतलब इस वाले फ्रेम की उसने इसको एक्नॉलेजमेंट भेज दी। अब जब सेंडर ने ये एक्नॉलेजमेंट ले लिया तब उसने नेक्स्ट फ्रेम भेजी, और जब रिसीवर ने नेक्स्ट फ्रेम भी एक्सेप्ट कर ली फिर उसने इस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट भेजी, एंड दिस इज़ द टाइम लाइन फॉर सेंडर एंड दिस इज़ द टाइम लाइन फॉर रिसीवर। क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं नॉइजलेस चैनल, तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे कि हम अभी यही एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी फ्रेम सेंडर ने भेजी है वो रिसीवर ने बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो रिसीव कर ली है। तो पर फिर भी हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, क्योंकि दिस कैन नॉट बी ऑलवेज द केस दैट यू गेट ऑलवेज द नॉइजलेस चैनल्स, क्योंकि हमारे पास ऐसे बड़े सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि जो डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो 100% एक्यूरेसी के साथ रिसीवर को पहुंचे। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास आ सकती है वो है लॉस्ट डेटा। इसमें क्या होता है कि ये सेंडर है हमारे पास, इसने कोई फ्रेम या जो भी डाटा भेजा वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, वो रास्ते में ही डाटा का लॉस हो गया। इसका मतलब अगर सेंडर ने जो डाटा भेजा है वो रिसीवर को तो कभी भी नहीं मिलेगा, तो रिसीवर विल कीप ऑन वेटिंग फॉर द पैकेट फॉर एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, वो उसकी लगातार वेट ही करता रहेगा। और अगर वो वेट करता रहेगा तो इस कारण ये होगा कि ये एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेज पाएगा, क्योंकि इसने डाटा ही रिसीव नहीं किया है। तो अगर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तो सेंडर क्या करेगा, इट कीप्स ऑन वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट की वेट करता ही रहेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ना तो उसको कभी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी सेंडर को, और ना ही कभी रिसीवर को कभी डाटा मिलेगा। सो इट इज़ द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक क्यों हो गया ये? क्योंकि बोथ आर कीपिंग फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम देयर वेटिंग स्ट्रेटजी, तो वो इसलिए डेडलॉक सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। पर हम डेडलॉक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब हम अगले सेशंस में ARQ की बात करेंगे। ARQ है उसमें जो भी यहाँ पे सिंपल स्टॉप एंड वेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसमें ARQ का यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट। इस केस में क्या हुआ कि जो सेंडर ने डाटा भेजा था वो रिसीवर ने रिसीव कर लिया और उसने उसको एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास पहुंचा ही नहीं, वो रास्ते में ही लॉस्ट हो गया उसका। सो अब क्या करेगा जो सेंडर है, दैट विल कीप ऑन वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, इवन दो जो रिसीवर है, receiver has sent the acknowledgement but it has not been received by the sender. So sender है that keeps on waiting for the acknowledgement for an infinite amount of time. So क्योंकि जब तक sender जो है वो acknowledgement नहीं लेगा वो अगला पैकेट जो है वो भेज ही नहीं पाएगा. So this is also a big problem in lost acknowledgement. So this problem can again be solved by ARQ. Then the delayed data और acknowledgement. इसमें क्या हुआ, इसमें ये सब कुछ हुआ कि सेंडर ने डेटा भेजा, रिसीवर ने रिसीव भी किया, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भी भेजी, सेंडर को मिली भी, लेकिन जो उसने टाइम बनाया हुआ था कि मुझे इस टाइम के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट मिल जानी चाहिए थी, वहाँ पे उसको नहीं मिली, उसके बाद मिली ये. अगर उसके बाद ये उसको एक्नॉलेजमेंट मिली तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है दैट कैन बी रॉन्गली कंसीडर्ड, वो किसी और पैकेट या किसी और डाटा का एक्नॉलेजमेंट समझ सकता है. वो ये नहीं समझेगा
कि चांसेस ये हैं कि वो ये नहीं समझेगा कि इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मिला है, वो ये समझ सकता है कि कोई और डाटा मैंने भेजा था, ये उसकी एक्नॉलेजमेंट है. सो इट कैन बी रॉन्गली कंसीडर्ड एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ सम अदर डेटा पैकेट. तो ये प्रॉब्लम जो है वो भी हम ARQ में सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल पैकेट, एक ही पैकेट जो है वो हम एक टाइम पे भेज सकते हैं. वी कैन नॉट सेंड द मल्टीपल पैकेट्स एट सेम टाइम. तो इसका मतलब जो इसकी एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी इज नॉट गुड इन केस ऑफ सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. सो अगर हम चाहें कि वी वांट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट, हमने कहा कि हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं, जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करके वी कैन नॉट सेंड द सिंगल पैकेट बट वी कैन अलाउ द सेंडर टू सेंड मल्टीपल फ्रेम्स at one time. So this efficiency can be improved to larger extent if instead of making use of stop and wait we make use of a sliding window protocol. So इस सेशन में हमने नॉइजलेस चैनल के लिए सिर्फ सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया था. कमिंग सेशंस में हम डिस्कस करेंगे नॉइजी चैनल्स के लिए ARQ, जिसमें हम स्टॉप एंड वेट ARQ भी यूज़ करेंगे, हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ करेंगे. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.